हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संदीप दुबे सीजीपीएससी में। सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए आज से हम लोग 20-20 क्वेश्चन का सेट देखेंगे जो आगामी पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ना सिर्फ सीजीपीएससी बल्कि सीजी व्यापम में जो भी एग्जाम होंगे यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, स्टैटिक रहेंगे। और वैसे भी सीजीपीएससी का जो तर्ज है वो यूपीएससी के तर्ज में एग्जाम लिया जाता है, तो वैसे ही ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है एक बार देखिएगा। सही विकल्प का चयन करना है। पहला है कि जुलाई 1992 में जेबी कृपलानी ने किसान मजदूर सभा का गठन किया। दूसरा कथन दिया है कि जो पीसी घोष और टी प्रकाशम किसान मजदूर पार्टी से जुड़े हुए थे। ये बात तो सही है कि इसका गठन जेबी कृपलानी ने किया, लेकिन ये 1992 नहीं है, 1991 है। ठीक, तो पहला कथन तो गलत हो गया। अब दूसरा जो कथन है उसमें पीसी घोष और टी प्रकाशन किसान मजदूर पार्टी के बारे में बात किया गया, मतलब जुड़े हुए व्यक्ति थे, तो ये कथन सही है। तो एक गलत और दो सही, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से आपको चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है और ध्यान रखना है। ओके, अगले क्वेश्चन में जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन होता है आपका 1851 में। पहला चीज़, इसके प्रथम अध्यक्ष होते हैं राधाकांत देव, ये अध्यक्ष थे। और सचिव सचिव के बारे में आपको ध्यान रखना है। सचिव थे रविंद्र नाथ टैगोर सचिव थे। अध्यक्ष कौन थे? राधाकांत देव। स्थापना होता है कलकत्ता में 1851 में। तो ये प्रमुख फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है और अल्टीमेट ध्यान रखना है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का प्रथम अध्यक्ष कौन था? राधाकांत देव। ओके, तीसरा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक बार इसको आप अच्छे से डील करिएगा, अच्छे समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, 1920 में आयोजित जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो अध्यक्षता, मतलब उद्घाटन सत्र का अध्यक्षता किसने करा? तो एक चीज़ में याद रखना, 31 अक्टूबर वो डेट है। 1920 में इसकी स्थापना होती है। ठीक, और इसका जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं लाला लाजपत राय। तो ये दोनों फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2020 के प्रीलिम्स में आया था। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे संबंधित कुछ अलग फैक्ट होंगे, वो बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया है कि मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। वैसे अच्छे कथन है, थोड़े लंबे चौड़े। मैं आपको डायरेक्टली इसके आंसर के बारे में बताता हूँ। देखिए, इसका आंसर है डायरेक्टली पाटलिपुत्र के उत्तर में गंगा नदी और पश्चिम में सोन नदी। मतलब ये गंगा नदी है और यहाँ से सोन नदी। ठीक, तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या? पाटलिपुत्र। ठीक, पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र आपको दिखेगा गंगा और सोन नदी के संगम में। ठीक, तो उत्तर में क्या है? गंगा नदी, और पश्चिम में क्या है? सोन नदी। ओके, ये जो है आपको ध्यान रखना है। ओके, इसके बारे में थोड़ा एक फैक्ट बता देता हूँ आपको, अच्छे से इसको सुनना है और ध्यान में रखना है। देखो, क्या होता है कि मगध साम्राज्य का जब उदय होता है, तो मगध साम्राज्य के उदय के बाद भारत में विभिन्न प्रकार के वंश आते हैं, जिसमें एक होता है हर्यक वंश H, ठीक, फिर शिशुनाग वंश S, उसके बाद नंद वंश N, है ना, और फिर मौर्य वंश। तो जो पाटलिपुत्र है, तो पाटलिपुत्र में सबसे पहले अगर मैं बात करूँ हर्यक वंश में, तो हर्यक वंश में वैसे बहुत सारे शासक जैसे बिंबिसार हैं, अजातशत्रु हैं, लेकिन इसमें आपको याद रखना उदयन। तो उदयन के शासनकाल में पाटलिपुत्र राजधानी बनती है, लेकिन ये स्थायी राजधानी नहीं है, एक चीज़। ठीक, उसके बाद जो अगला जो शासन आता है शिशुनाग वंश में, तो शिशुनाग वंश में इनका राजधानी परिवर्तन हो जाता है, वैशाली हो जाता है। तो कौन कौन से शासक है? एक है शिशुनाग वंश पे कालाशोक मिलेगा आपको, ओके, और एक मिलेगा नंदीवर्धन। ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन ये दो महत्वपूर्ण हैं। फिर नंद वंश आ जाएगा, तो नंद वंश में एक मिलेगा आपको महापद्मानंद, ओके, और एक मिलेगा आपको घनानंद। तो घनानंद की सेना बहुत बड़ी होती है, और इसी समय मगध का जो सेना रहता है विशाल, मतलब मगध जो सेनापति रहते हैं, मतलब नंद वंश का जो सेना रहता है बहुत विशाल होता है। ठीक है, इसी के समय सिकंदर आक्रमण करता है 326 बीसी में। 326 बीसी में घनानंद के समय आक्रमण किया, और इन्होंने इनका उपहास किया चंद्रगुप्त मौर्य के जो संस्थापक पुरुष थे। मतलब अगर मैं बात करूँ घनानंद के बारे में, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की जो गुरु होते हैं
ठीक, चाणक्य, वो पहले किनके दरबार में थे? घनानंद के दरबार में थे। तो घनानंद से इनका थोड़ा युद्ध होता है, मतलब वाद विवाद होता है, तो घनानंद की बातों को नहीं मानता, इसी कारण ये चंद्रगुप्त मौर्य को अगला शासक बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, फोर्स करते हैं। तो ये घनानंद को खत्म करके मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। तो उस समय इनकी राजधानी कुछ और रहती है, जैसे विजय, कलिंग वगैरह, तो यहाँ पास भी नहीं होता। अब अगला जो आता है मौर्य वंश, तो मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य, उसके अलावा बहुत सारे और शासक होते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य एक हो गए, ठीक। उसके बाद आपको दिखेगा बिंदुसार, ठीक। उसके बाद आपको दिखेगा अशोक, सम्राट अशोक। फिर आपको मिलेगा उदयन। तो उदयन जो थे वो पाटलिपुत्र को, जो वर्तमान पटना में है, उसको स्थायी राजधानी के रूप में परमानेंट घोषित कर देते हैं। तो ये दोनों फैक्ट को याद रखना है, एक उदयन के समय, ओके, एक्चुअली सॉरी ना, जैसे उदयन के समय, हर्यक वंश उदयन के समय पाटलिपुत्र पहला राजधानी बनता है प्रथम बार, और स्थायी राजधानी बनवाते हैं कालाशोक, थोड़ा भूल गया था, कालाशोक। तो ये नंद शिशु नाग वंश के होते हैं। ये तब तक रहते हैं जब तक अशोक रहते हैं, तो अशोक के समय तक ये बने रहते हैं। तो ये कुछ फैक्ट है, उसको ध्यान में रखना। ओके, अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध जो साहित्यकार थे नंद लाल बोस जी का वर्षा कला भवन शांति निकेतन के प्रिंसिपल कब बने? तो देखो, इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ। ये बनते हैं 1922 में। इनके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। अगर फैक्ट के बारे में बात करूँ तो नंदलाल जो बोस थे, भारत के आधुनिक कलाकारों में से एक थे। पहला जन्म 1882 बिहार के मुंगेर जिला में हुआ। ओके, उसके बाद इनकी शिक्षा जो होती है वो कलकत्ता के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट में हुई, और इन्होंने इंडियन स्कूल ऑफ ओरिएंटेड आर्ट की स्थापना करी। 1922 में शांति निकेतन के प्रधान अध्यापक बनते हैं। कब तक रहते हैं? 51 तक। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लोकसभा और विधानसभा की सीटों के आरक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। ठीक, विकल्प देखते हैं। पहला दिया हुआ है कि लोकसभा में 553 निर्वाचित सीटों में 84 एससी सीटों का है, पहला। दूसरा दिया इसी में 44 जो है एसटी सीटों का है। ठीक, तो 44 सीटें अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी के लिए रिजर्व है, और 84 एससी के लिए रिजर्व है। क्या ये कथन सही है? दूसरा क्या है? दूसरा है कि किसी निर्वाचन क्षेत्र का जो आरक्षित करने का जो निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है। और तीसरा कथन है कि जो इसके आयोग के जो अध्यक्ष हैं, परिसीमन आयोग की जो नियुक्ति है, कौन? लोकसभा के स्पीकर द्वारा किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो पहला कथन दिया है कि लोकसभा के जो 543 निर्वाचन है, जिसमें से 84 तो एससी के हैं, नो डाउट, लेकिन एसटी के 44 नहीं होके 47 है। एसटी कितने? 47। तो ये कथन तो आपका गलत हुआ। ओके, दूसरा, किसी निर्वाचन क्षेत्र का आरक्षित करने के लिए परिसीमन आयोग के द्वारा लिया जाता है। तो ये कथन सही है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 में वर्णित है। ओके, और तीसरा, परिसीमन आयोग की नियुक्ति लोकसभा के स्पीकर द्वारा होता है। तो ये कथन भी गलत है। क्यों? क्योंकि इसकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है, भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद नंबर बता दो एक बार, 52। ओके, तो इस प्रकार से इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1, 3 गलत और 2 सही। अगला क्वेश्चन भी संविधान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कथन 1 और 2 दिए, बताने दोनों में से कौन सा कथन सही है। जैसे पहला कथन है कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक के अधिकार में मतलब हटा के विधिक के अधिकार में जोड़ दिया गया। ओके, संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 33A जो विधिक अधिकार है बना दिया गया। तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल सही कथन है दोनों। क्यों? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको हटा दिया गया मौलिक अधिकार से। तो कौन से धारा में था? 19 के 1 के F में था। ठीक, जिसको संपत्ति के अधिकार को हटाया गया और जोड़ा किस में गया? धारा भाग 12 के अनुच्छेद नंबर 300A में। तो ये दोनों कथन सत्य है। ओके, अब भारत के मृदा से संबंधित अगला क्वेश्चन है कि जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। देखते हैं। देखो, पहला क्या दिया है कि यह मिट्टी भारत के कुल भूभाग का 14% है। बिल्कुल गलत यार, ये 43% है। कई जगह आपको 39.3% दिखेगा, तो कुल मिला के 40 के आसपास है। तो ये कथन तो ऑलरेडी गलत हो गया। ठीक, तो पहला कथन क्या है? गलत। दूसरा है कि यह मिट्टी में फास्फोरिक एसिड की भरपूर मात्रा होती है। तो मैं आपको बता दूँ, भारत की अधिकांश मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की कमी होती है। ना कि अधिकता। तो ये भी कथन गलत हो गया। ओके, अगला कथन दिया है कि यह मिट्टी रेथुर चौवन जैसे नामों से जानी जाती है। तो ये कथन सही है।
और यह मिट्टी उपजाऊ नहीं होती। बिल्कुल ये जो कथन बिल्कुल गलत है। ये मिट्टी सबसे अत्यधिक उपजाऊ होती है। भारत में 43% क्षेत्र में कृषि यहीं से किया जाता है, तो उपजाऊ तो होगी। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे दिए हुए नदियों को लंबाई के आधार में घटते हुए क्रम में आपको जमाना है। देखो, पहला महानदी है, फिर कृष्णा नदी है, फिर गोदावरी है, फिर नर्मदा है। तो मैं आपको बता दूं, हाँ, महानदी छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख नदी में से एक, 858 किलोमीटर, पूरा भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करूँगा, ठीक, 858 किलोमीटर। कृष्णा नदी आपको मिलेगा 1400 किलोमीटर क्षेत्र में प्रवाहित होता है। गोदावरी आपको मिलेगा 1465, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, बाकी नदियों को भी देख लीजिएगा। और नर्मदा नदी दिखेगा 1312। तो कुल मिलाकर अगर सबसे बड़ा अपवाह तंत्र की दृष्टि से बात करें तो गोदावरी पहले नंबर में आ जाएगा 3, ठीक। उसके बाद कृष्णा आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा नर्मदा 4, फिर आ जाएगा अपना महानदी छत्तीसगढ़ का 1। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए, 4 2, ऑप्शन नंबर डी, 4 2 3 2 4 1। अगला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना प्रतिशत होता है। तो सबसे पहले जर्मन सिल्वर में जो कंपोनेंट है उसको ध्यान रखना है। एक होता है तांबा, एक होता है निकिल, कल लिख देता हूँ, एक होता है जस्ता। तो देखो यहाँ पास कहीं आपको सिल्वर या फिर चांदी दिखा गया, नहीं, तो इसमें 0% होगा, इनमें से कोई नहीं। तांबा होता है 60%, है ना, निकिल होता है 20%, और जस्ता होता है वो भी 20% होता है। इसको जर्मन सिल्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिल्वर जैसे चांदी जैसे दिखता है, चांदी मतलब सिल्वर, लेकिन इसमें चांदी बिल्कुल नहीं होता, उसको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, कथन 1, कथन 2, कथन 3 को समझना है, बनाने का प्रयास करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत अच्छे वे में समझते हैं। जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तो ध्वनि की जो गति कम हो जाती है। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा ठोस में होती है, फिर द्रव में होती है, फिर गैस में होती है। तो ये क्रम को आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये कथन तो सही है। किसी भी माध्यम में जैसे ही तापमान कम होता है ध्वनि की गति बढ़ जाती है, तो ये कथन गलत है। तापमान कम होने के साथ ध्वनि की गति कम हो जाती है, और ध्वनि की गति कांच के माध्यम की तुलना में एल्यूमिनियम में कम होती है। नहीं, एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा होती है, फिर कांच में होती है। तो देखो, इसमें ऑप्शन नंबर 2 और 3 कट जाएगा, 1 सही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को भी आपको देखना है, तो इस प्रकार से ध्यान में रखना है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन थे। इसके बाद अगला सेट आएगा, उसको कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे वीडियो को मिले। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।